सच में एप्स्टीन आइलैंड पर गए थे या क्या रिलेशन है मोदी जी का और मोदी जी की मिनिस्ट्री के लोग जेफरी एप्स्टीन से मिले थे मोदी और क्या मुकेश अंबानी को डिफेंस की डील दिलाना, राफेल की डील दिलाना, क्या मोदी जी का उसमें हाथ है और किस तरह से जेफरी एप्स्टीन का अनिल अंबानी के साथ बातचीत होना। तो नमस्कार और जय हिंद। दी साहित्य बाई राज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आए हैं जो ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि 19 और 20 दिसंबर को भारत की सरकार गिरने वाली है और मोदी जी की सरकार जो है वो गिर जाएगी और ऐसे ऐसे फाइल्स आएंगे, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट रिलीज़ होंगे, ऐसे ऐसी इमेजेस आएंगी जिससे पूरे देश में अराजकता का माहौल होगा। फिर अपोजिशन पार्टी सरकार में आएगी, सरकार बनाएगी, राहुल गांधी उस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। चलो किसी न किसी माध्यम से अपोजिशन सरकार में तो आ रही है, आ रही थी, आ रही है नहीं, आ रही थी। जब तक ये वीडियो आएगी हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। मैं बात करूंगा आज एप्स्टीन फाइल की और एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का रिलेशन, कि क्या सच में मोदी जी उस एप्स्टीन फाइल में थे। जो अभी डीओजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएस की जुडिशरी जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा फाइल्स जो रिलीज़ की गई हैं उसमें क्या मोदी जी के सच में साक्ष्य मिले हैं उनसे एप्स्टीन से मिलना या वर्जीनिया आइलैंड पे जाना या जो जोरो रेंज में न्यू मैक्सिको के अंदर जो वर्जिन आइलैंड था वहाँ पर जाना। तो आज सारे डिटेल्स पर बात करेंगे कि क्या मोदी जी का सच में किस एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद ट्रम्प बिफोर प्राइम मिनिस्टर और उससे पहले जेफरी एप्स्टीन के साथ और भी बड़े बड़े लोगों के साथ था या नहीं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एप्स्टीन फाइल को लेकर। ठीक है, एप्स्टीन फाइल को लेकर अगर हम आपसे बात करें तो 19 और 20 दिसंबर से जो पहले फेज़ के डॉक्यूमेंट्स थे उनको रिलीज़ करना था। इसके द्वारा डीओजी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की लेवल की जो जुडिशरी है उसके द्वारा ये कहा गया कि भाई अब सारे जो डिटेल्स हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। ठीक है, अब मैं एप्स्टीन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुन चुकी होंगी, मैं उसकी बायोग्राफी नहीं कवर करने वाला। 2019 में अराजक या एनी काइंड ऑफ कह सकते हैं इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया जेल के अंदर ही। क्यों? अब कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि उसने किस तरह से सुसाइड किया और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर, तो उससे और भी ज़्यादा रेज बढ़ जाता है लोगों का कि भाई अचानक ऐसी क्यों मृत्यु हो गई और क्या था। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए होंगे तभी तो उसको मरवा दिया गया। ये किस तरह से जेफरी एप्स्टीन का नरेंद्र मोदी के साथ नाम जुड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं बैक। ठीक है, 2017 में यानी कि जब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद यानी कि 2017 के अंदर नरेंद्र मोदी जी का विजिट होता है इजराइल के पास। और कब डेट में बताता हूँ आपको, 4 से 6 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट पर जाते हैं। और देखिए ये लेटर जिस लेटर के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है वो लेटर जेफरी जो एप्स्टीन था उसके द्वारा मोदी जी का इजराइल विजिट के 3 दिन बाद लिखा जाता है। मोदी जी का 4 से 6 जुलाई के बीच में गए हैं इजराइल विजिट पर, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे पूरे भारत के, पूरे अब तक के हमारे इतिहास में, कि जो इजराइल विजिट करते हैं। क्योंकि हमारी बहुत पॉलिसी रही है न्यूट्रलिटी की, हमने इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को रिकग्नाइज़ किया है एज अ कंट्री और 2 स्टेट का हमने हमेशा से पुरजोर समर्थन किया। तो पहले प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना बहुत ही बड़ा एक इंसिडेंट था, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था। और इसी इंसिडेंट के थ्रू जेफरी एप्स्टीन मेंशन करते हैं उसके ईमेल्स में, और ये भी चाहता था कि कतर के साथ और आईएसआई मिलकर इनके रिलेशन को सुधारा जाए और इजराइल और गल्फ़ के कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छा किया है। तो जब जुलाई 2017 के अंदर नरेंद्र मोदी जी का विजिट होता है कहाँ पे, इजराइल के अंदर, तो उसके अंदर जेफरी एप्स्टीन एक मेल लिखता है। मेल के अंदर क्या लिखता है, वो मेल के अंदर लिखता है कि मैं कोट कर दे रहा हूँ कि मोदी को मैंने हेल्प किया और मोदी ने मेरे से एक एडवाइस मांगी अपनी इजराइल विजिट पर जाने से पहले, और उसने डांस किया दैट हेल्प हिम फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट। और मैं इसको साधारण शब्दों में समझा देता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा। वो कहता है कि मोदी ने मेरे से एक एडवाइस मांगी और मैंने उसको एक एडवाइस दिया, जो कि एडवाइस उसको फ़ायदा दी किसमें, इजराइल विजिट में, यूएस ट्रम्प से कुछ फेवर लेने का और इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात, अब जो ये जुलाई में इसने लेटर लिखा ना, इससे इसी साल यानी 2017 में ही जून के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस विजिट होता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या यूएस विजिट के दौरान वो मिले थे, तो ऐसा किसी भी रिकॉर्ड में आया नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मिले हैं, या सवाल तो इसमें उठेंगे ही। ठीक है,
उसके बाद इस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी, MEEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि भाई ये एक फेक एलिगेशन है और जो फ्रॉडुलेंट है, जिस जेफरी एप्स्टीन को फ्रॉडुलेंट कहा गया और कहा गया कि ये रेपिस्ट और पीडोफाइल इस तरह की चीज़ उस पर लगाई गई आरोप कि भाई ये क्रिमिनल के द्वारा कहा जाना एक बहुत ही फेक न्यूज़ के तौर पर। ये पहला था जब उसने मेंशन किया कि मोदी जी से मेरी बातचीत हुई, उसने मेरे से एडवाइस मांगा और वो फिर उसके बाद उसको कहता है कि उन्होंने डांस किया वहाँ पर, जो कि एक वीडियो है जहाँ पे इजराइल प्रधानमंत्री और इंडिया के प्रधानमंत्री दोनों वहाँ पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक कल्चरल पार्ट था। उसको इस तरह से कोट करना कि भाई वहाँ पर जाकर डांस किए ये वो, दैट इज़ कम्प्लीटली एब्सर्ड। दूसरा एक ईमेल मिलता है 24 मई 2019 के कॉन्टेक्स्ट में। 24 मई 2019, अगर आपको थोड़ी बहुत इंडियन पॉलिटिक्स की जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूं कि मई के अंदर हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, चुनाव प्रचार होता है और 23 मई को हमारे देश के अंदर रिजल्ट आते हैं, ठीक है, लोकसभा का। यानी कि 23 मई 2014 को हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए, मोदी जी जीत कर आए। फिर उसके बाद अगला लोकसभा इलेक्शन 5 साल बाद यानी कि 2019 मई 23 में हुआ, 23 मई 2019 को। अब 2000 रिजल्ट आ जाता है और वहाँ पे मोदी जी पुरजोर तरीके से भाजपा की सरकार आती है, NDA शासित में। अब इसके डेडलाइन को आप गौर फरमाइएगा, उससे 2 महीने बाद ही जेफरी एप्स्टीन क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। तो 2 महीने पहले वो क्या लेटर में मेंशन करता है, जेफरी एप्स्टीन किसको लेटर लिखता है, जो कि स्टीव बैनन थे। स्टीव बैनन कौन थे, मोदी ट्रम्प के जो पहले शासनकाल के तौर में, जब पहली बार जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय उनके कह सकते हैं राइट हैंड के तौर पे थे, स्ट्रेटजिस्ट थे व्हाइट हाउस के अंदर, स्टीव बैनन। आप नाम याद रखिएगा। तो जेफरी एप्स्टीन इज राइटिंग टू स्टीव बैनन। वो लिखता क्या है कि मोदी से, यानी कि 2019 23 मई के लोकसभा चुनाव के बाद मेरी उससे बातचीत हुई। आगे लिखता है कि मोदी के एक गाय ने, यानी कि मोदी के एक बंदे ने उससे कहता है कि वाई नोबडी लाइक्स हिम इन अ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रधानमंत्री और भाजपा को कोई क्यों नहीं पसंद करता है, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन या रिपब्लिकन पार्टी क्यों नहीं उसको पसंद करती है। उसके आगे भी वो कहता है कि मोदी ने उससे कहा है, मतलब कि दे सेड कि दे हैव 2 एनिमी, इंडिया एंड चाइना। ये मेंशन कर रहा है पर्टिकुलरली कौन, और जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को लिखते हुए। और स्टीव बैनन से बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया मैं, पूरे DOJ और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो मेल्स रिलीज़ किए गए हैं, मतलब 30 लाख से अधिक, 3 मिलियन से अधिक फाइल्स, वीडियोज़, ईमेल रिलीज़ किए गए हैं। तो जब मैं उसके थ्रू जा रहा था तो कई बार वो मिलने की भी चाह रखता है कि भाई मोदी जी से मैं मीटिंग करा दो, या मोदी जी से मैं मिल जाऊं, या किसी भी तरह से किसी भी एनीवे उसका। ये 2 बार मेंशन था। तीसरा एक और मेंशन कहता है, पहला मेंशन मैंने बताया आपको कि 2017 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी की इजराइल विजिट होती है उस पर उसके कमेंट करते हुए कहता है। फिर उसके बाद दूसरा मेंशन वो करता है कब, 2019 में लोकसभा इलेक्शंस के बाद। तीसरा मेंशन एक और है। तीसरा मेंशन इस प्रकार से है कि वो मुकेश अंबानी के बारे में कमेंट करते हुए कहता है कि ऑफ सेट रिकॉर्ड में, ऑफ सेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे मुकेश अंबानी को मिल जाता है राफेल डील का प्रोजेक्ट, राफेल डील के अंदर का कुछ कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब सवाल इसलिए इसमें उठता है क्योंकि देखिए 2015 की बात है, अप्रैल में इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो फ्रांस के साथ राफेल डील साइन करती है, 36 राफेल का, जिसके अंदर बहुत विवाद भी होगा। आपने भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर अपोजिशन की पार्टियों ने राफेल पर बहुत सारा विवाद मचाया था। राफेल डील होता है और उसके अंदर ऑफसेट रिकॉर्ड के तौर, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे मिल जाता है किसको, जो कि एक वो नहीं होता है कि आप इस तरह समझिए इस चीज़ को कि ये कॉन्ट्रैक्ट के उसमें भी नहीं थे कि भाई मिल सकता है मुकेश अंबानी को, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उस पर कमेंट करते हुए कहता है। ये 3 बार उसका मेंशन होता है। अब हम देखेंगे कि ये ऑल ऑफ सडन इतना हाइप क्यों बना है, क्योंकि 19 दिसंबर को पहली बार रिलीज किया गया था एप्स्टीन का जो भी पहला फेज़ के अंदर जो भी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने की बात की गई थी। अब कई बार मतलब मैंने 1-2 बार ही नहीं, कई बार जब से एप्स्टीन के अंदर उसमें कहा गया कि हिंदुत्व और हिंदुवादी नेता के तौर पे बीजेपी के लीडर पुरजोर समर्थन उसको दिया गया। 2002 राइट्स के बारे में उसका कमेंट किया जाना इस तरह से, तो ये दिखाते हैं। देखिए अपोजिशन की पार्टियां और अपोजिशन बहुत बार ये कंप्लेन कर रहा था, कह रहा था कि भाई सफाई दो, ये सारी चीज़ें करो, तो उनका मुंह अभी बंद हो चुका होगा। और नहीं भी होगा तो सवाल उठना लाजमी था, जो लोग उठाएंगे उनकी तरफ से, क्योंकि आप इस चीज़ के अंदर देखिए कि जो भी ईमेल्स आए हैं रिकॉर्ड के तौर पे बाहर किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, उसमें डायरेक्ट मोदी जी का किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। उसके अंदर वो कहता है दिस एंड दैट्स इट। अब दूसरा जो भी मेल था उसके अंदर वो बताता है कि मेरी मोदी जी से बातचीत हो। अब ये बात सही है या गलत, इस पर सवालियात उठने लाजमी हैं। क्यों?
क्योंकि अगर वो कह रहा है कि मेरी मोदी जी से 3 दिन बाद बात हुई है, तो उसके अगर रिकॉर्ड्स में भी अगर हों या उसको जानबूझकर हाइड किया गया हो, ये भी सवाल उठाना लाज़मी है। और साथ ही साथ मोदी जी का ही नहीं, मोदी जी के साथ अलावा बहुत सारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि हरदीप सिंह पुरी जी का नाम मेंशन करना इसके अंदर, बार-बार उसका इलेक्शन पर कमेंट करना एप्स्टीन का। फिर उसके बाद अनिल अंबानी का तो मीटिंग का मेल भी उसने पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दौरान रिलीज़ किया गया है, जो एप्स्टीन फाइल्स थे उसके अंदर जो मेल था, उसमें कई मिलने की मीटिंग कि 4:30 सवा 4 बजे शाम को अनिल अंबानी रेडी है मिलने के लिए, आप कौन से लोकेशन पे जाना है, मेडिसन सारे मैं मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिए। तो इस तरह से था। और एक और कमेंट था कि मोदी इज़ पैशनेट अबाउट फिजिकल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो वो एक चीज़ और, मोदी जी का एक वीडियो भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि वो जेफरी एप्स्टीन उससे रिलेटेड है। तो मैं बता दूं कि वो जो वीडियो था, उस वीडियो के अंदर गुजरात का एक बिजनेसमैन है, उनकी पत्नी और उनका दोनों जब मिलते हैं, और शायद नरेंद्र मोदी से मिलते वक्त की वीडियो है वो 2015 या 16 के करीब की है। तो उस चीज़ को इस तरह से पोर्ट्रे करना है कि मोदी जी सेक्सुअल ट्रैफिकिंग वाली, ये फेक एलिगेशन लगाए जाते हैं। पर हाँ, कुछ चीज़ों पर ऐसे सवाल उठेंगे आगे भी, तो हमारा काम है सवाल पूछना, सरकार हो या विपक्ष हो, सबसे। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं। हरदीप सिंह पुरी को भी उसने मेल लिखता है मिलने के लिए, कई बार उसको अप्रोच करते हैं मिलने के लिए कि इस टाइम पे मिल लीजिए, इस टाइम पे मिल लीजिए। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का साफ तौर पे जवाब था कि ये जो हरदीप सिंह पुरी वाले केस में लोग अपोजिशन की पार्टियां उठा रही थी कि ये वो, हरदीप सिंह पुरी वाले मेल में हरदीप सिंह पुरी रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि नो मोर चिट चैट टॉक्स, मैं यहाँ लगा दूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, यूपीआई वगैरह, और मेड इन इंडिया की बात करने लगते हैं उसके। तो ये दिखाता है कि हमारी गवर्नेंस जो उसमें उस समय भी थी और अभी भी है, वो थोड़ी बहुत या अभी भी पुरजोर तरीके से फोर्स कर रही है खुद को मेक इन इंडिया और उस तरीके से उस सारी चीज़ों पर। ये थी जो भी उसके अंदर मेल में नाम आया था। तो हम बात करेंगे कि जो वाई जो वर्ड जेफरी एप्स्टीन रियली वांटेड टू डू, और जेफरी एप्स्टीन क्यों इस तरह की चीज़ें करना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों को एक कहानी पता होगी, जो कि ह्यूमन रेस के अंदर जो वुमेन ट्रैफिकिंग कराने का, छोटी छोटी बच्चियों का पीडोफाइल वगैरह कराना, उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन का चीज़ें करना छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और बड़े बड़े जो वन ऑफ द टॉप लेवल पे बैठे हुए सेलिब्रिटीज़ थे इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, चाहे वो टेक से लेके फिल्म इंडस्ट्री से लेके फाइनेंस से लेके पॉलिटिशियन से लेके हर एक बड़े बड़े लोग उनके साथ वहाँ जाते थे एप्स्टीन आइलैंड पे, और अनेक तरह की चीज़ें करते थे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी ज्योग्राफिकल आपको बता दूं कि जो न्यू मैक्सिको है उसके जोरो रेंज में एक आइलैंड पड़ता है, जो कि बहुत आइसोलेटेड आइलैंड है, जिसका नाम है जेफरी जो अभी जेफरी आइलैंड से जाना जा रहा है, लेकिन उसका नाम वर्जीनिया आइलैंड था, ठीक है। इस आइलैंड पे वुमेंस की ट्रैफिकिंग करना, वुमेंस को प्रेग्नेंट करना, और इतना ही नहीं, उनके साथ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डीएनए सरपास करना ताकि फ्यूचर को कंट्रोल किया जा सके। मैं आप एक साइड ऑफ कहानी सुने होंगे जिसमें यह था कि भाई वुमेन की ट्रैफिकिंग करता था, बहुत बहुत सारे लोग अपनी फैंटेसीज जीने आते थे उस आइलैंड पे। वो था कि एप्स्टीन का जो रिलेशन था ना, देखिए किस किस से था, डीएनए साइंटिस्ट, एडवांस बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजिकल, डीएनए ऑल्टरिंग, उसके साथ एक क्रिमिनल का इन इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लोगों के साथ क्यों रिलेशन था और किस प्रकार से रिलेशन था। बार बार ही यूज टू एम्फेसाइज ओवर द वर्ड काइल्ड इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटी। ही ऑलवेज यूज टू से कि हम ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अब आपको जब कड़ियाँ जोड़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो किस तरह से इन ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना चाह रहा था। जब एप्स्टीन आइलैंड को सीज किया गया तो वहाँ से किन किन चीज़ों को बरामद किया गया वहाँ के डिपार्टमेंट के द्वारा, जो पुलिस वहाँ जुडिशरी वहाँ काम कर रही थी। एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स को अरेस्ट किया गया, अल्ट्रासाउंड मशीन्स को, लेबल्ड डीएनए को वहाँ से मतलब रिकवर किया गया था, वहाँ से पाया गया था। और एक तरह से इस तरह से वहाँ का बनाया गया था ताकि अपकमिंग फ्यूचर को कंट्रोल किया जा सके। अब इस पर मैं आऊँगा कि किस तरह से उस चीज़ को कंट्रोल करने की बात कर रही थी। देखिए, अगर आप इस केस में देखेंगे तो जेफरी एप्स्टीन का केस, वुमेन ट्रैफिकिंग बहुत सारे लोग करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया में भी और बहुत सारे दुनिया के हर सारे लोगों में बहुत सारे देशों में वुमेन ट्रैफिकिंग होती है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का नाम ही ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों आया कि भाई क्यों? क्योंकि इसमें पहली तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग, बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो थे, स्टीफन हॉकिंस का नाम आना, माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं उनका नाम आना, कई सारे साइकोलॉजिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर
और यहाँ तक कि जो किंग हेनरी, जो यूके के प्रिंस थे, उनका तक नाम आना इस केस में अंदर ये दिखाता है कि उसके क्लाइंट्स कौन थे, बहुत बड़े बड़े थे। बिहार और यूपी के लिट्टी चोखा और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग नहीं थे, वो लोग थे जो ह्यूमन रेस में कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से टॉप लेवल पे बैठे हुए थे, ह्यूमन रेस में, आई एम सेइंग ह्यूमन रेस में। और ही यूज्ड टू से कि हम ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक सेक्स कार्टल नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से कह सकते हैं, आपको पोर्ट्रे किया जाएगा कि अरे एक तो सेक्स स्कैम था या सेक्स कार्टल था, इस तरह की ऐसी बात नहीं है। उसके क्लाइंट्स की अगर आप देखेंगे तो रिसर्चिस्ट जो रिसर्च थे, जो साइंटिस्ट थे, जो आईटी सेक्टर में बहुत आगे चल रहे थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो फाइनेंसर्स थे, जो फाइनेंस के सेक्टर में बहुत आगे चल रहे थे, ये सारे लोग वहाँ पर मिले थे। इसी केस के अंदर जेफरी एप्स्टीन के रिलेशंस और उसके किस किस डोमेन्स में डोनर था वो, आप अगर इस चीज़ के अंदर और डीपली रिसर्च करेंगे तो ये पाया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन बड़े बड़े जो साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे जो कि डीएनए और उस पे जो कि डीएनए सिनोम करते थे, जो कि डीएनए पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर करके ह्यूमंस के अंदर की जो कमियां थी उनको किस तरह से कम करके और एक ऐसे ह्यूमन रेस को बनाया जाए ताकि जिससे आने वाले समय में हमारे लिए ही फ़ायदा हो। जैसे बहुत सारे लोग आजकल आईवीएफ के बारे में जानते होंगे, पर उससे भी कहीं ज़्यादा हम डीएनए के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जेफरी एप्स्टीन जो था ना, वो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे एडवांस जेनेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर डोनर था, एडवांस साइकोलॉजी के अंदर डोनर था। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग ऑल ओवर दिस। आप समझ के देखिए कि वो पूरी अपने दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टर के तौर पे था, और उसके बहुत बड़े बड़े नेम टेक के जाइंट क्लाइंट्स जो थे इस तरह के थे। तो इसका अगर आप मायने समझेंगे ना, तो ये कब की बात है, 2001, 2003, 2004, इस तरह की चीज़ें, इस वक्त की बात है, ये टाइम लाइन है, ठीक है। अब अगर आप इस टाइम लाइन को अगर ओवरऑल करके देखें, सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि इसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में ह्यूमन उस रेस के अंदर आगे बैठे हुए लोग थे। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन बड़े लेवल पे, उसके बाद स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट, कई सारे साइकोलॉजिस्ट थे, बिल गेट्स का होना इसके अंदर। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं ह्यूमन रेस में आगे थे। अब इनका एप्स्टीन आइलैंड पे क्या करते थे ये लोग जो थे, कंस्पिरेसी ऐसी हैं, लेकिन बहुत सारे पुख्ता सबूत जब वहाँ से डीएनए सीक्वेंस और इस तरह की एडवांस एडवांस बायोलॉजिकल मैकेनिक्स मशीन को वहाँ से जब रिकवर किया गया, तो पता चलता है कि भाई ये लोग एक ऐसे ह्यूमन रेस को बनाना चाह रहे थे जो आने वाले समय में फ्यूचर को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे बिल गेट्स हो गए, अब बिल गेट्स के डीएनए को बिल गेट्स के डीएनए को इस तरह से सरपास करेंगे आने वाले समय में, और उसको वहीं पे ग्रो करेंगे उस लड़के को या उस लड़की को जो भी उसके डीएनए से पैदा होगा, और फिर उसको नर्चर करके आने वाले समय में उसका ब्रेन, उसके जो भी रूट्स होंगे वो इस प्रकार से हाईली पॉलिश डीएनए होगा एक तरह से, और वो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। बिल क्लिंटन और स्टीफन हॉकिंस का डीएनए किसी में जाएगा तो इट कुड बी डेफिनेटली जो हायरार्किकल सिस्टम में इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं डीएनए के थ्रू आते हैं, थ्रू क्रोमोसोम और भी सारी चीज़ें, वो हमेशा उसके अंदर रहेंगी। तो वो आने वाले समय में और ज़्यादा टेक इंथुसियास्ट होगा, और ज़्यादा रिसर्च बेस्ड साइंटिस्ट हो सकता है, और भी ज़्यादा फाइनेंस का अगर होगा तो फाइनेंस की नॉलेज होगी। तो ओवरऑल एक जो सिनेरियो था वो बनाया ऐसे जा रहा था कि भाई हम एक ऐसे ह्यूमन रेस को बनाएंगे जो कि दुनिया में आने वाले समय को कंट्रोल करेंगे। जेफरी एप्स्टीन को एक तरह से अगर आप सेक्स रैकेट चलाने वाला बंदा समझे, जो कि यूपी बिहार में किसी लड़कियों की तस्करी करता है नेपाल और पाकिस्तान के अंदर, नेपाल और बांग्लादेश के, तो वो नहीं था। वो आप सोच के देखिए, लोग उसको एक समझ रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन का काम कराने वाला एक दलाल और इस तरह की चीज़। वो कहानी जो नॉर्मल पीपल है ना उनको बस ऐसे पोर्ट्रे करने के लिए दिखाया जाता है कि देख भाई आप इस तरह के सी टाइप के आदमी हैं और ये रहा आपके लिए कहानी। लेकिन जब इसके रूट्स में जाएंगे ना, आप जब इसके डीप डाइव करेंगे तो पता चलेगी कि अरे यार, ये तो एक ऐसे ह्यूमन रेस बनाने की बात कर रहा था जो आने वाले में समय फ्यूचर को कंट्रोल करे। फ्यूचर को किस तरह से, ये फाइनेंस के थ्रू, पॉलिटिशियंस के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, मतलब आप सोच रहे हैं कि इस लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी जेफरी एप्स्टीन के थ्रू। तो ये था मोदी जी का रिलेशन। मोदी जी का डायरेक्ट किसी भी तरह से लिंकेज नहीं था। अपोजिशन की पार्टियाँ इस तरह से खुश हो रही थी कि 19 दिसंबर को ऐसे ऐसे होंगे कि मोदी जी तो गए भारत में, किसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार इतने दिनों बाद तो आई, लेकिन ऐसा सच कुछ नहीं था। ये फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा था ताकि समझ लिए कि बाहरी ताकत वर्क कर रही है टू वेंडलाइज इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, ठीक है। आपने बहुत सारे आसपास के देशों में देख चुका है CIA के द्वारा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान में किस तरह से हालात हुए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके सामने पोर्ट्रे की जाएंगी ताकि आप उस चीज़ से भटक जाएं, मेन टॉपिक से भटक जाएं, और फिर देश में अराजकता का माहौल हो, डेमोक्रेसी खतरे में है, वोट चोरी हुई, कुछ नहीं हुआ,
क्यों? क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट लाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये रहा पूरा एप्स्टीन का केस। बार-बार मैं इसे एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो बार-बार कहता था कि ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, यानी कि जो भी फ्लॉज़ हैं डीएनएज़ में, जो भी फ्लॉज़ हम इनहेरिटेड जेनेटिक्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंसर्टेड हैं, उसको हाउ टू म्यूटेट दैट, उसको म्यूटेशन के थ्रू किस तरह से कम करके और आने वाले समय में हम एक ऐसे ह्यूमन रेस के तैयार करें जो कि एक टॉप लेवल का आने वाले समय फ्यूचर को कंट्रोल करे, टेक के अंदर, रिसर्च के अंदर, साइंटिस्ट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, फाइनेंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये रहा पूरा जेफस्टीन का फाइल आपके सामने। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।